दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिलदार और सक्सेसफुल डायरेक्टर की बात कर रहे हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे सफल डायरेक्टर माना जाता है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा जीवन। उनकी हर फिल्म लीक से हटकर होती थी और उनकी फिल्मों ने सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन किया है। भीख मांग कर जीने से तो अच्छा है मर जाना, है मक्कार। उनकी फिल्मों की तकनीक और मेकिंग की बारीकियां आज भी फिल्म संस्थानों में छात्रों की कोर्स का हिस्सा हैं। उनकी फिल्मों के गाने और संवाद के लोग दीवाने थे और अपनी फिल्मों में तरह तरह के कई यादगार एक्सपीरियंस के लिए उन्हें जाना जाता था। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मशहूर फिल्मकार ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा था तब वो अभिनेता बनने आए थे। हम मिलते करते तेरे, बस आजा पास हमारे। लेकिन उन्हें शूटिंग के लिए लाए जाने वाले घोड़ों की नाल ठोकने का काम मिला था और उन्होंने कई साल यही काम किया भी। क्या आप सोच सकते हैं कि इन्हें 30 के दशक में एक बड़ी फिल्म में बतौर हीरो साइन भी कर लिया गया था, लेकिन तब फिल्मों में पैसा लगाने वालों ने इन्हें फिल्म से हटवा दिया था। चाहा था जिसको मैंने दिल उसको दे दिया किसी को। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि राजनीति से कोसों दूर रहने वाले इस फिल्मकार को तब के एक नामी राजनेता की मौत की खबर सुनते ही हार्ट अटैक हो गया और उनकी भी मौत हो गई थी। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ। कौन थे ये फिल्मकार और किस तरह मिली उन्हें फिल्मों में कामयाबी? क्यों उनके आलोचक उन्हें हॉलीवुड फिल्मों की नकल करने वाला कहते थे और कैसे इसके बावजूद उन्हें ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में नॉमिनेशन मिला? क्यों दिलीप कुमार से लेकर नरगिस तक उन्हें मानते थे अपना गॉडफादर? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं आपकी होस्ट सुषमा मिश्रा। मधुर मधुर मनवा गाए अपने पिते आज के दिन सेवैया सेवैया भैया, आज के दिन सेवैया सेवैया। महबूब रमजान खान, जिनको दुनिया महबूब खान के नाम से जानती है, फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर की ऐसी शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने तकरीबन 3 दशकों तक एक से बढ़कर एक क्लासिक फिल्में बनाई। मदर इंडिया, आन, अंदाज, अमर औरत, अनमोल घड़ी उनकी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है। उनकी फिल्में एक अलग ही छाप छोड़ती हैं। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत। आप शायद ताज्जुब करेंगे कि महबूब खान बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन से फिल्मी दुनिया के ऐसे नायाब डायरेक्टर बने जिनके नाम के बिना भारत की फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास नहीं लिखा जा सका। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार में। आज भी बड़े बड़े संस्थानों में स्टूडेंट्स महबूब खान साहब की फिल्में देखकर फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखते हैं। किसके मुंह में दांत हैं जो हमारी तलवार का जवाब दे सके? राज्य हमने अपनी तलवार से हासिल किया है और अपनी तलवार ही के बल पर इसको कायम रखें। महबूब खान साहब का ताल्लुक गुजरात के एक बहुत ही छोटे गांव से था। उनका जन्म 9 सितंबर 1907 को तत्कालीन बड़ौदा स्टेट के एक पुलिस कांस्टेबल के घर हुआ था। गांव का नाम था बिलमोरा, जो गणदेवी तालुके में मौजूद था। आज ये पूरा इलाका गुजरात में पड़ता है। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही नन्हे महबूब को ना जाने कैसे फिल्म देखने का शौक चढ़ गया। उस वक्त साइलेंट फिल्मों का ज़माना था और मौका पाकर वो फिल्में देखने चले जाया करते थे। उनके दिल में ये बात घर कर गई
कि मैं भी ऐसा ही एक्टर बनूंगा। 14-15 बरस के रहे होंगे कि किसी ने उन्हें बताया कि बंबई में ये सब काम होता है। बस फिर क्या था, वो माँ बाप को बिना बताए बंबई भाग गए। पिता पुलिस में थे, सो किसी तरह पता करवाए कि लड़का मुंबई में है, जिसके बाद वो मुंबई पहुंच गए और महबूब साहब को तलाश कर घर वापस ले आए। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई रंग। इतना ही नहीं, छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी भी करवा दी गई। उन्हें घोड़ों की नाल ठोकने का काम दे दिया गया। इसी बीच महबूब फिल्मों में घोड़ा सप्लाई करने वाले व्यापारी नूर मोहम्मद से मिले, जिनके साथ वो दोबारा मुंबई पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात तब के जाने माने निर्देशक चंद्रशेखर से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में एंट्री दिलवाई। दरअसल एक दिन शूटिंग चल रही थी, जिसके एक सीन में एक साहब को भागते हुए घोड़े को संभालना था, लेकिन उनसे घोड़ा संभल नहीं रहा था। तभी डायरेक्टर चंद्रशेखर की नजर नौजवान महबूब पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह लड़का हट्टा कट्टा है, लगा कि शायद ये घोड़े को संभाल ले। जब उनसे पूछा गया तो महबूब खान ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि वो तो इसी मौके की तलाश में थे। महबूब खान ने यह सीन बखूबी अंजाम दिया। बस फिर क्या था, उनकी चर्चा पूरे स्टूडियो में होने लगी। यह बात स्टूडियो के मालिक तक पहुंची, जो थे अर्देशिर ईरानी। अर्देशिर ईरानी ने महबूब खान को स्टूडियो में बुलाया और कहा, हम इस लड़के को एक्स्ट्रा के तौर पर काम देंगे। अर्देशिर ईरानी बेहद व्यस्त व्यक्ति थे और कोई ना कोई उनसे मिलने ऑफिस आता रहता था। महबूब अर्देशिर ईरानी के दफ्तर आते और वहां लगी घड़ी को देखते और फिर कुछ कहे बिना वहां से चले जाते। अर्देशिर ईरानी को किसी ने बताया कि यह लड़का बगैर इंतजार किए वापस चला जाता है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने सहायक से कहा कि इस लड़के को स्टूडियो से बाहर निकाल दो और इसे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद महबूब वापस आ गए और अर्देशिर ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। महबूब खान ने उन्हें बताया कि उस वक्त मैंने आपके ऑफिस में घड़ी देखी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए चला गया। अर्देशिर ईरानी साहब का सारा गुस्सा काफुर हो गया। यह बात जानकर उनके दिल में महबूब के लिए इज्जत और बढ़ गई कि वो पांचों वक्त की नमाजी हैं। तब से वो अर्देशिर की हर फिल्म का हिस्सा बनते रहे और कई फिल्मों में एक्स्ट्रा के तौर पर नजर भी आए। कहते हैं, जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा बन रही थी तो अर्देशिर ने हीरो के तौर पर महबूब को साइन तक कर लिया था, लेकिन तब तक उनका नाम इंडस्ट्री में जमा नहीं था। सो फाइनेंसर्स के दबाव में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और यह रोल तब के जाने माने अभिनेता मास्टर विट्ठल के हिस्से चला गया। अर्देशिर ने ही महबूब खान को फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उतारा। 1935 में उन्हें बतौर निर्देशक पहला बड़ा ब्रेक मिला अल हिलाल या द जजमेंट ऑफ अल्लाह से। यह रोमन अरब टकराव के बारे में एक्शन से भरपूर फिल्म थी। यह वास्तव में 1932 में रिलीज हुई फिल्म सन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी, जिसे हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर सेसिल बी डेमिल ने बनाया था। यह फिल्म इतनी अच्छी बनी कि इसके बाद महबूब खान को भारतीय सिनेमा का डेमिल तक कहा गया। महबूब खान ने 1936 में रिलीज फिल्म मनमोहन का निर्देशन भी किया, जो पीसी बरुआ की फिल्म देवदास पर आधारित थी। महबूब खान ने 1937 में जागीरदास और 1938 में एक ही रास्ता का भी निर्देशन किया। महबूब खान को ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था जो उस दौर की सामाजिक मान्यताओं और उनके सन ऑफ सॉइल दर्शन को प्रतिबिंबित करता था, लेकिन उनकी फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल भी होती थीं। नारी के व्यक्तित्व और उनकी मनोभावों को दिखाने में भी उन्हें महारत हासिल थी। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने जो फिल्में बनाई उनमें 1940 में रिलीज औरत प्रमुख है। कहते हैं डकैतों पर आधारित फिल्मों की शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी। इतना ही नहीं, पहली बार होली के पर्व को पर्दे पर इसी फिल्म में उतारा गया था।
फिल्म औरत से महबूब खान का गहरा जुड़ाव था। बाद में जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया तो इस फिल्म को दोबारा बनाया। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस फिल्म की हीरोइन सरदार अख्तर थी, जिनके साथ महबूब खान की नज़दीकियां बढ़ गई थीं। महबूब खान पहले से शादीशुदा थे, लेकिन सरदार अख्तर के करीब आने के बाद उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दे दिया। 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली और बाद में इस दंपत्ति ने एक लड़के को गोद भी लिया। 1942 में महबूब खान ने अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। उनकी फिल्म कंपनी के लोगों में एक हथौड़ा और एक हंसिया था, जो उनकी समाजवादी सोच का प्रतीक था। भूख में गुस्सा बहुत आता है। क्यों सर? तुम्हें कैसे मालूम होगा कि मैं भूखा हूँ? उसी साल आई उनकी निर्देशित फिल्म रोटी भी उनकी सोच यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई पर केंद्रित थी। 10 मजदूर मर गए तो मिल क्यों बंद हुई? कोई मैंने मार डाले? ये मेरा नुकसान क्यों हुआ? नहीं हजूर, आपने बस जा अपना हिसाब कर लो। अपने स्वयं के बैनर के तहत उन्होंने 1943 में बनाई फिल्म तकदीर, जो नरगिस दत्त की पहली फिल्म थी। जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, तड़पा। यह फिल्म हिट रही और 13 साल की उम्र में नरगिस स्टार बन गई। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई नज़्मा, जो ठीक ठाक चली। दूध बताशे रोज रोज के, आज के दिन सेवैया सेवैया भैया, आज के। इसके बाद 1945 में उनकी अगली फिल्म आई हुमायूं। चांद चमका अंधेरे में, आज है हो मेरे राजा का। और 1946 में फिल्म आई अनमोल घड़ी, जिसने सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े। जवां है मोहब्बत, बसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने। यह फिल्म सुपर हिट रही। 30 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फिर 1948 में आई फिल्म अनोखी अदा, जो हिट रही। सोए हुए मन में खुशी की लहर आई, खुशी की लहर आई। 1949 में महबूब खान ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो कई मायनों में ऐतिहासिक बनकर रह गई। फिल्म का नाम था अंदाज। कोई मेरे दिल में खुशी बनके आया, अंधेरा। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस। ये अभिनेताओं का एक ऐसा दुर्लभ संयोजन था जिन्होंने फिल्मों के एक युग को परिभाषित कर दिया। दिलीप कुमार और राज कपूर इस फिल्म के पहले और इसके बाद कभी एक दूसरे के साथ पर्दे पर नहीं दिखे। महबूब खान ने दिलीप कुमार के साथ 2 और फिल्में बनाई जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। सबसे पहले बात जबरदस्त फैंटेसी फिल्म आन की, जो सन 1952 में आई। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। इस फिल्म को भारत के पहले टेक्निकल कलर फिल्म होने का गौरव हासिल था। इसमें दिलीप कुमार एक ग्रामीण बने हैं जिससे एक राजकुमारी प्यार करने लगती है। यह अपने दौर की सबसे महंगी फिल्म थी और इसने कमाई के मामले में भी पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। 35 लाख की लागत से बनी यह पहली भारतीय फिल्म थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। 17 भाषाओं में सब टाइटल्स वाली इस फिल्म को एक साथ 28 देशों में रिलीज किया गया और इसने 3.5 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। कई किस्से जुड़े हैं इस फिल्म पर से, जिन पर विस्तार से चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। 1954 में आई फिल्म अमर, जिसमें दिलीप कुमार पहली बार नेगेटिव शेड में दिखे। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर। ये एक असामान्य सी कहानी थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने पास शरण लेने वाली महिला से ही जबरदस्ती करता है। हालांकि फिल्म में दिलीप कुमार ने शानदार अभिनय किया था, लेकिन दर्शक नकारात्मक नायक को पसंद नहीं कर सके। माना जाता है कि महबूब खान इसे अपना पसंदीदा कैरेक्टर मानते थे। धीरे धीरे वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए
और एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में बनाई। महबूब खान साहब हमेशा लीक से हटकर फिल्में बनाते थे। फिल्मी दुनिया में उनके सहयोग को हम कभी नहीं भूल सकते। 1957 में महबूब खान साहब ने वह फिल्म बनाई जिसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मील का पत्थर कहा जाता है। फिल्म का नाम था मदर इंडिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर। नरगिस, सुनील दत्त, राजकुमार और राजेंद्र कुमार अभिनीत मदर इंडिया ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील दत्त ने नरगिस के बेटे का किरदार निभाया था। फिल्म की रिलीज के बाद इस जोड़े ने शादी कर ली। 1960 में मुगले आजम की रिलीज से पहले तक मदर इंडिया 2 साल में बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म रही। फिल्म की 60वीं वर्षगांठ पर एक इंटरव्यू में फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने कहा, मदर इंडिया एक ऐसी गाथा है जो अपने समय और स्थान से परे है। निस्संदेह भारतीय सिनेमा का इतिहास इस कालजयी क्लासिक के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसके पात्र इतने नाटकीय हैं और परिस्थितियां इतनी भव्य हैं, चाहे वो ट्रेजेडी हो, ड्रामा हो, रिवेंज हो या सेक्रीफाइस, सब कुछ एक तरह से बहुत वास्तविक है और साथ ही जीवन से भी बड़ा है। फिल्म समीक्षक राजीव मसन ने एक बार कहा था कि मदर इंडिया ने न केवल भारत को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया, बल्कि इसके बाद के दशकों में भी हिंदी सिनेमा को परिभाषित भी किया। मदर इंडिया ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। कहते हैं अमेरिका में अकादमी अवार्ड में या विदेशी फिल्म की कैटेगरी में केवल 1 वोट से हार गई थी। महबूब खान की अगली और आखिरी फिल्म 1962 में रिलीज हुई, जिसका नाम था सन ऑफ इंडिया। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कारोबार नहीं कर पाई। 2 साल बाद यानी 28 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस समय रिपोर्ट दी थी कि 27 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की खबर सुनकर खान साहब को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी भी मृत्यु हो गई। महबूब खान को इस दुनिया से गए वर्षों बीत गए, लेकिन आज भी उनकी रचनाएं बिल्कुल ताज़ी और नई लगती हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे शोमैन थे जिनकी चर्चा के बिना भारतीय फिल्मों की कहानी अधूरी है। आपको उनकी ये कहानी कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। अगर आपके पास भी महबूब खान के बारे में और जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सुषमा मिश्रा को इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।